अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नतुल हलाल दोज़खुल हराम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। अल्लाह का करम रखे यार, अल्लाह अपना करम रखे। और हमारी दुआएं तो आपके साथ ही हैं जी। और क्या सर फिर चल रहा है आ जी? रहे हैं, हाँ यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। सर मंडे से यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है? जी 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 हाँ जी जी, हो गई। मैसेजेस आ गए हैं, फोन शोन आ गए हैं, और अब आने जाने का तैयारियां कर लो यूनिवर्सिटी में। इंशाल्लाह सर। न्यू कपड़े भी लेने पड़ेंगे फिर अब। क्यों? ऐसी कौन सी बात होगी कपड़े लेने पड़ेंगे? सर यूनिवर्सिटी ने तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, विदाउट वैक्सीनेशन तो आप तो एंटर भी नहीं हो सकते। क्यों? आपने सर कहा उनको क्या उन्हें? वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी अब? वो कहते हैं जी वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट है ना, आप सबमिट कराएं पीआर हेल्प डेस्क के ऊपर। अच्छा, इससे पहले कि वो आप तो करवानी तो पड़ेगी। हमने रजिस्टर तो पहले ही करवाया, अभी तक नाम नहीं आया हुआ हमारा। बेटा मैंने आज ही रजिस्टर कराया है, 5 मिनट के अंदर मुझे मैसेज आ गया। सर नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हो गई है। अच्छा सर रजिस्ट्रेशन तो उसी वक्त सेकंड पास होगी थी, लेकिन अच्छा, जो है ना, यानी कि एरिया जहाँ से लगवानी है उसका हाँ। कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया अभी तक कि नहीं आपके उन्होंने यहाँ एक्सपो रजिस्ट्रेशन सेंटर कैसे है। होगी? हाँ हम्म, सर मुझे तो आ गया है, एक्सपो का आया कि एक्सपो में जाके लगा। हाफिज मुझे साहब तो आपने बेटा कब करवाई थी रजिस्ट्रेशन? सर सुने, जब मैंने मैसेज कल किया था, इंग्लिश का लेक्चर हो रहा था, इंग्लिश के लेक्चर में करवाई थी तब मैंने मैसेज किया 1160 पे अपना आईडी कार्ड। तो मुझे थोड़ी देर बाद ही मैसेज आ गया कि आपका 7560 है, आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके अपनी वैक्सीन करवा सकते हैं। दैट्स इट। सर 1166 नहीं था? 11 इसी पे ही था 66, वही वही 1166। वही वही यार, सर वही मेरा वही। तो ये बस मैसेज है कि आप ये जो है ना, ये स्पेसिफिक आईडी कार्ड रजिस्टर्ड हो गया यानी कि वैक्सीनेशन के लिए, तो अच्छा, आपको वैक्सीनेशन के तरीके के बारे में जल्द आगाह कर दिया जाएगा। मेरा रात को 2 बजे आया, आज सुबह 2 बजे मैसेज है कि एक्सपो में है आपका। अच्छा चलो कोई नहीं है, करवा लो। अब तो मैंने सुना वॉक इन हो रहा है। सर नहीं, वॉक इन तो आई थिंक 30+ तक की है ना वॉकिंग। अच्छा 30+ के लिए वॉक इन है। चलो मैं तो 30+ हूँ, मुझे तो फायदा हो गया इस चीज का। हाँ, बताना नहीं है किसी को। अच्छा, नजर आता सबको। ले जी, नहीं सर, नहीं बताते। नहीं बताना, ठीक है ना? और बताओ। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। क्या सर जिनकी कर रहे वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई तो वो ना आए यूनिवर्सिटी। बेटा? मुझे क्या बता। सर उन्होंने कहा है कि आपको कॉपी वगैरह देनी पड़ेगी और ये वो सर वैक्सीनेशन उसके अलावा फिर आप ओड-इवन वाला रोला डाल दिया इन्होंने। वो क्या है? ऑर्डिनल वाला भी रोला डाल दिए। सर सर मतलब कि जिनके रोल नंबर, हाँ बताओ भैया बताओ। सर जिनके स्टूडेंट कार्ड के आगे इवन नंबर आता है या ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आता है तो वो मंडे को क्लास है ना फॉर एग्जांपल, या जिनकी ट्यूसडे को क्लास है तो वो आप ऑड नंबर वाले ट्यूसडे को आएंगे आपकी क्लास में, और इवन नंबर वाले फ्राइडे को आएंगे, अच्छा, और ऑड नंबर वाले सर फिर वो यानी कि ऑनलाइन फर्स्ट आएंगे। वीक ओड वाले आएंगे और सेकंड वीक इवन वाले आएंगे, इस तरीके से। मैंने वीक के अंदर ही फर्स्ट क्लास में नहीं, दो ईमेल के क्लासेस अंदर ये होती है लिखा हुआ ना। था नहीं, नहीं, एग्जांपल ईमेल के दी अंदर हुई है वीक्स यार, लिखा हुआ एंड था। पे एग्जांपल दी हुई है। एक वीक में 2 क्लासेस अच्छा होती है, पहली क्लास में ऑड वाले आएंगे, दूसरी में इवन वाले आएंगे। सर नहीं, ने एग्जाम्पल भी बताया मैंने हुआ है, पढ़ी तो है एग्जांपल देखो। लेकिन सही तरह गाइड नहीं किया। एग्जाम्पल भी मैंने देखी है, एग्जाम्पल में कुछ और कहा हुआ है, ऊपर कुछ और कहा हुआ है। इवन ऑड वाला किया हुआ उन्होंने मामला। जी सर। हाँ। सर आज सुबह सर गुलजार से भी बात हुई है इस बारे में, तो काफी बच्चों ने बताया किसी को होता है कोरोना, सिम्टम्स होते हैं, बताता नहीं है वो, और ऐसे ही सारे फिर रहे होते हैं। बात तो सही है। ये भी तो
रिस्क है क्योंकि सर मेरी क्लास में 3-4 लड़कों को हुआ है ऐसे, और एक की तो इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि उसको ब्रेन फॉगिंग हो गई थी। ये सर 2 वीक्स रह गए हैं सारे पीछे, अब पता नहीं क्यों खोल रहे हैं, उसके बाद छुट्टियां ही हैं अनटिल अक्टूबर। पता नहीं अभी क्या चाह रहे हैं खोल के 2 वीक्स की, 2 सेशंस हार्डली रह गए। बेसिकली सर पेपर लेना, पेपर ऑन कैंपस सर बेसिकली लेना चाह रहे हैं, इसमें सारी ड्रामेबाजी। बेटा 7 तारीख की तो डेट आ गई ना, तो 7 की तारीख आ गई है कि इसको ओपन करनी है। अब हर जगह ओपन हो सर जाएगी। देखिए वो डिपेंड कर सर, उन्होंने कहा है कि आप यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि खोलना चाहते हैं या नहीं। वो अब यूनिवर्सिटी वालों ने पूरा सेमेस्टर पढ़ा दिया ऑनलाइन, कैंपस में ले रहे हैं। अभी आपके 4 वीक्स रहते हैं तकरीबन। जी सर, 1 महीना रहता है हार्डली। क्लासेस के सेशंस कंप्लीट हो गए हैं, ऑडिटिंग का थोड़ा लेट हुआ था। साथ आवाज नहीं आ रही बेटा। सर अब क्लियर है? अब क्लियर है, बोलें। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी किसी ने रिसेंटली कहा है कि बच्चे बताते नहीं है कुछ और बाकियों को होता है, उन्हें पता नहीं होता, तो ये रिस्क है। पेपर्स का मसला नहीं है सर, पढ़ा तो है ही। तो 2 ऑडिटिंग की क्लासेस लेट हुई हैं बस, बाकी तो सारे सेशंस ऑलमोस्ट 2 रह गए हैं, 2 वीक्स रह गए हैं। उसके टैक्सेशन के इसकी लेट हो गई थी तो उस वजह से डिले है। बाकी पता नहीं क्या करना सर चाह उसमें रहे हैं बाकी लोग। कुछ के वो प्रेजेंटेशंस हैं, 1 वीक प्रेजेंटेशंस का है। सर वैक्सीनेशन में सर इतना डिले आ गया। पहले तो था कोड भेजो, लाइक राइट अवे आपको टेक्स्ट आ जाता कि ये आपका कोड है, जाके करवा लें। अब वो इंदराज करने के 2 दिन बाद बताते हैं और फिर टाइम देते हैं। वो भी एक नया रोल है अब, बिकॉज अब 19 ईयर से above आ चुकी हुई है वैक्सीनेशन। अल्लाह ही खैर करे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैंने कल जाना है करवाने। सर मैंने 29 में एक पहली दफा पहले दिन करवाई थी पहली वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन, फिर एक मैंने परसों करवाई है, 3 दफा करवा चुका हूँ, नहीं आया कोड। आप देख लो, आप 1166 पे भेज रहे हो ना? जी ID सर, कार्ड वो में कहते हैं कि specific आपको बात आ नहीं। जाएगा, आपको आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन कोड शोड नहीं आया। बगैर डैश के किया था सर। विदाउट स्पेसेस एंड विदाउट डैशेस। सर हाँ मैंने तो विदाउट वेट स्पेस ही किया डैश था, वैसे किया किया था, था। डैशेस डाल के किया। मेरा तो वैसे ही आ गया। तुम्हारी क्या ही बात है राफे। राफे अजीम इंसान हो और यार। आपकी क्या बात है? सर देखिए मैंने पैसे भी नहीं जाया किए, मैंने टेलीनॉर का लोन लिया है पहले 25 रुपए का, फिर उस पे मैसेज कर। सर इसने यहाँ पे गलत किया है, फ्री सर मैसेज है बिजनेस सर। राफे तुम आम दिन में पैदा ही नहीं हुए, तुम 29 फरवरी को पैदा हुए होगे। सर इसने फ्री मैसेज था सर हैं? इसमें। सर मैं 10 सितंबर को पैदा हुआ, इसने पता नहीं क्यों अजीम लोन लिया। तरीन दिन है वो। 10 दिसंबर। सितंबर। अच्छा सितंबर। 10 10 सितंबर को सितंबर क्या हुआ था? सर उससे राफे एक हुआ दिन था बाद आपका वाला? कायदे आज़म मर गए थे। बड़ी भारी एंट्री थी तुम्हारी। 10 सितंबर है। सितंबर जो है ना वो सितंबर महीना है। इसीलिए सर राफे उसमें पैदा हुआ था। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर। क्यों? नहीं आप भी सर सितंबर ऐसा के हो? कुछ नहीं। जी सर। कौन सी तारीख है आपकी? सर 21 सितंबर। अच्छा, और कोई है सितंबर का हमारी क्लास में? नहीं बाकी सर खुशकिस्मत है, कोई नहीं है। ले, इसमें खुशकिस्मती वाली कौन सी बात है? हैं? सर मेरी बर्थडे बिलावल भुट्टो जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन ही होती है। अल्लाह माफ करे तो। दुनिया में एक कम था जो दूसरा भी आ गया। जी जी, क्या कह रहे हैं? सितंबर बड़ा सर खतरनाक मैं कह महीना रहा हूँ है। जिस दिन बिलावल भुट्टो पैदा हुआ था ना, सेम बर्थडे होती है मेरी उस दिन। अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरे एक कजन की होती है जिस दिन इमरान खान पैदा हुआ था, और मेरे भाई की होती है 23 मार्च को, 23 मार्च को। ओहो, तो सर इनको तो विरासत में पार्टियां मिली हैं, इनको क्या मिला?
हाँ यही बात ठीक है। और सर मेरी भाभी हुई थी 1 अप्रैल को। वो तेरी खैर हो गई। वाओ, 1 अप्रैल। सर तारीखी दिन सर। सर वो कहेंगे हैप्पी बर्थडे प्रैंक हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी खुद सितंबर की पैदाइश है बेटा। सर ये आपने अब सर बाद में लेजेंड बताया है ना सर। फिर हम भी। जी सर मैंने कहा सर आप आप भी तो तो लेजेंड है सर, आप लेजेंड है सर। लेजेंड है, लेजेंड लेजेंड। अच्छा जी, आई थिंक के सबका खाना पीना भी हो गया होगा, चाय शाय भी पी ली होगी सबने, और अब काफी अच्छी स्ट्रेंथ भी हमारी क्लास में आ चुकी है। तो लेक्चर स्टार्ट करें फिर आज का। जी सर बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में गाइड कर देता हूँ। प्रोजेक्ट की आपकी होगी, जो जिन चीज़ों की प्रेजेंटेशन होगी, 4 का ग्रुप है ना आप लोगों का? जी सर। अच्छा, असल में मैं आपसे 2-4 इंपॉर्टेंट बातें करना चाह रहा हूँ। वो इस तरीके से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, मिड से पहले वाला सिलेबस आपके कोर्स में शामिल नहीं है, तो मिड के बाद वाला ही आपके कोर्स में शामिल होगा, ठीक है? पहली चीज़ ये कंफर्म कर लें। सेकंड चीज़ ये है कि आपके 2 क्विज़ेस रहते हैं और 2 असाइनमेंट्स अभी बाकी हैं, ठीक हो गया? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट्स भी बता दूंगा दोनों, और नेक्स्ट वीक में आपके 2 क्विज होंगे, उसके लिए तैयार हो जाएं। तैयारी आपने क्या करनी है कि आपके 2-2 सिस्टम्स में आपको बताऊंगा, आपने 2-2 सिस्टम्स तैयार करने हैं, और वही आपने जो है उनके क्विजेस देने हैं। साथ में आप 4 सिस्टम्स बताऊंगा और 2 सिस्टम्स की आपने असाइनमेंट बना के सबमिट करवानी है, और इसी तरीके से आपके तमाम जो है सिस्टम्स भी रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और आप बेहतरीन तरीके से आप फाइनल भी दे सकोगे। अब जबरदस्त जो बात है आपकी प्रोजेक्ट्स के अंदर, आपके सामने हमारे ऑडिट एविडेंस के बाद से हम लोगों ने शुरू किया है, और इसमें हमने सिस्टम्स पढ़े, ज़्यादातर हमने टेस्टिंग द सेल सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने टेस्टिंग द कैश सिस्टम पढ़ा, परचेज सिस्टम पढ़ा, इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ा, और उसके अलावा हमने HR पेरोल सिस्टम भी पढ़ा है। हमने 5 से 6 सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब ये 5 से 6 सिस्टम जो हैं ये आप लोग तैयार करेंगे, किसके लिए? आपके ग्रुप प्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है जी? और इंशाल्लाह मैं आज ही आपको, आज नहीं, कल आपको फाइनल करके जो है वो लिस्ट भेज दूंगा। बी रेडी फॉर इट। आप चाहें तो आप मेरी वाली स्लाइड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी। आप अगर चाहें तो मेरी वाली स्लाइड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मिनिमम होगा काम, मिनिमम एफर्ट होगी आपकी। और चाहें तो नई स्लाइड्स बनाएं और अच्छी स्लाइड्स बनाएं, अच्छी प्रेजेंटेशन दें, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों में से कोई रीडिंग ना करे, बल्कि आप ये चीज़ों को एक्सप्लेन करें। आपको ऑडिटिंग इस तरह आनी चाहिए जैसे आप दोस्तों के नाम लेते हैं, इतनी आसानी से आपको ऑडिटिंग आनी चाहिए और समझ होनी चाहिए, ठीक है? अब चलते हैं जी लास्ट लेक्चर की रिवीजन की तरफ। तो कौन सा मेरा जबरदस्त स्टूडेंट है जो कि लास्ट लेक्चर के मुताल्लिक सर मुझे बताएगा? जी सर बैंक रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात की थी आपने, जी जी बताया जी। था। तो सर और बाकी के वो बैंक रिकॉन्सिलेशन होती क्या है और उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं सर? उसमें ये आपने बताया था, एक तो मिसालें दी थी आपने, वो कब्र वाली और ये वो, और सर उसमें आपने ये बताया था कि बैंक और कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं ना, उसके बारे में बताया था कि बैंक फॉर एग्जांपल बैंक ने 1000 रुपये बड़ी अमाउंट्स के बारे में बताया था कि वो 1 महीने के मिनिमम रिकॉर्ड जो होता है वो 1 महीने का रखते हैं, क्योंकि उनके लिए आसानी हो जाती है पैदा।
और अगर 1 महीने से ज्यादा 2-3 महीने का करेंगे तो वो एरर्स ना, उसकी वजह से वो मतलब कि एरर सही तरीके से निकाल नहीं पाएंगे और उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इधर ही मैं और काट रहा हूँ आपको। रिकॉन्सिलिएशन जो है महीने के महीने कर लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। ये मैंने कहा था। आगे चलें, आगे चलें जी एजाज। जी सर। और दूसरा सर, उसके बाद आपने उसके बाद ये कहा था कि ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं ये डेली बेसिस पे होते हैं। ये जो है ना, एक कंपनी जो होती है स्पेशल वो एक चीज रखती है अलहदा अमाउंट, फॉर एग्जांपल 2 से पैटी 3 हजार कैश। रुपया रख लिया, पेटी कैश रख लिया। उसमें ये उसका ये होता है फायदा कि वो कंपनी एक चिट बना के दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी के मेंबर ने ये चीज इतने में ली है, क्योंकि अगर वो रिसीप ना हो तो वो कंपनी को मतलब लॉस में भी जा सकती है और वो उसमें फ्रॉड वगैरह का भी होता है। और उसके वाउचर्स बाद होते सर हैं। आपने जी जी, जी सर। वाउचर्स कंपनी को लॉस में जाने का तब होता है कि अगर डेली फट्टी लगाते रहे लोग, वो जो उसके ना जी एम्प्लॉइज। जी सर, और वो साल के एंड पे देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाती है। जी जी, आगे चलें। और उस और उसके बाद सर आपने इन्वेंट्री के बारे में बताया था। जो इन्वेंट्री एक तो नॉर्मल इन्वेंट्री होती है एक डेली बेसिस की, जो वो रॉ मटेरियल और इस चीज से रिलेटेड बताया था आपने। क्या बताया था आगे? इन्वेंट्री की सर इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री बताया था ना मैंने। जी जी। इन्वेंट्री सिस्टम बताया था जी। और सर इन्वेंट्री सिस्टम में आपने बताया था कि इन्वेंट्री किस तरीके से उसकी रिकॉर्ड होती है और उसको कहाँ पे रखा जाता है, और ये चीजें सब थी। बाकी सब आगे कोई और बता दे। इन्वेंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट जी? अफशार आज, सिद्दीका महानूर जी। अफशार आज और सिद्दीका महानूर। ओके। अब्दुल सबूर, जो मुझे जवाब नहीं देगा अल्लाह के फजल से आज वो एब्सेंट ही होगा। ठीक है जी। अब्दुल सबूर भी एब्सेंट है, सिद्दीका भी एब्सेंट है और अफशार आज भी एब्सेंट है आज की क्लास में जी। अमीर हमजा, अमीर हमजा जी। जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने इन्वेंटरी सिस्टम किया था, उसके मुतालिक कुछ बताएं। अमीर हमजा में कोई आवाज नहीं आ रही। अरूज सादिक, जी अरूज सादिक। जी अरूज सादिक। ओके, अरूज सादिक भी एब्सेंट है। बुशरा जुल्फिकार, जी बेटा बुशरा। हमजा एजाज, इन्वेंटरी सिस्टम बेटा क्या था? जी राफे, राफे किधर गया? जी सर। जी राफे, इन्वेंटरी सिस्टम बताएं। हमजा सर मैं एजाज, अगर 5 आपको मिनट नहीं तक पता बता तो आप क्लास में क्या करते हैं बेटा? जी राफे बताएं, इन्वेंटरी सिस्टम क्या सीखा था? सर मैं 5 मिनट तक आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। जल्दी करें जी, 5 मिनट दे रहा हूँ, सारों को रिवाइज करके बताएं। आई एम गिविंग 5 मिनट्स, मुझे रिवाइज करके बताएं।
जी राफे, चलिए स्टार्ट करें बेटा। सर इन्वेंट्री के मैप तो जी बताएं बताएं। सर इन्वेंट्री के बारे में वो ये था कि इसमें हमारी जो सेल्स और परचेज होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इन्वेंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और जो रॉ मटेरियल होता है उसको डायरेक्ट परचेज करके आप रॉ मटेरियल को कैसे सेल करते हैं, ये था इन्वेंट्री के बारे में। उसके बाद इसकी हमने रिकॉर्ड्स पढ़े थे, अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, और सर ऑथराइजेशन एंड परचेज प्रोसीजर इसके पढ़े थे हमने। और इसके बारे में, इसके अलावा सर जो इसके अकाउंट्स कौन कंट्रोल करता है वो पढ़ा था, और ये कहाँ पे रखी जाती है इन्वेंट्री, जो स्टॉक में रखी जाती है वो, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये चीजें पढ़ी थी, और किस तरीके से उसको जो रिकॉर्ड करके सेल्स से और उसका प्रॉफिट कैसे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो निकाला जाता है इन्वेंट्री का, जो परचेज करते हैं, जो परचेज प्राइस होती है उसके बाद जो सेल्स प्राइस होती है उसको जो माइनस किया जाता है, तो वो जो अगर हम पॉजिटिव आता है तो वो सर प्रॉफिट हो जाता है, और जो नेगेटिव आता है वो फिर हमारा लॉस में चली राफे जाती है। बताएं, जरा एक्सप्लेन करें प्लीज। सर राफे। बेसिकली इन्वेंट्री में 3 चीजें होती हैं। अच्छा। फर्स्ट होती है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड। ठीक है, हम किसी भी चीज को जो है वो बनाने के लिए हम ये तीनों चीजें यूज करते हैं और वो हमारी एज अ इन्वेंट्री कंसीडर होती है। अच्छा। सर इसके बाद है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑथराइजेशन एंड परचेज प्रोसीजर्स। सर इस कौन सी चीज चाहिए और कौन सी चीज हमने परचेज करनी है, उसके लिए होता है कि अगर हमने कोई शैम्पू परचेज करना है तो हम बताएंगे कि हमें कि किस कंपनी का हमें शैम्पू चाहिए। बिल्कुल ठीक, आगे। फिर सर इसका ये कंट्रोल ओवर गुड्स इनवर्ड, हमने ये चीज चेक करनी है कि हमारी जो शैम्पू आया है, जो हमारी कंपनी के अंदर शैम्पू आया है, क्या वो सही है, किसी ने दूसरा तो नहीं हमें भेज दिया। फिर अच्छा। हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड बाय फिजिकली इन्वेंट्री काउंट। सर फिर हमने जाके उधर चेक करना है फिजिकली के वही चीज आई है या नहीं आई, और उसको काउंट करना है कि हमने 4 मंगाई थी, 4 ही आई हैं। अच्छा ठीक है, आगे। कंट्रोल ओवर डिस्पैचेस एंड गुड्स आउटवर्ड। फिर हमने ये देखना है कि जो हमारी प्रोडक्ट बाहर गई है, हमने जो सेल के लिए दी है, वो क्या डिस्पैच सही हुई है या नहीं हुई, और आउट जो बाहर गई है वो सही है या नहीं है। क्योंकि बाज टाइम होता है कि जी हमने लिखी 4 होती हैं और बाहर जो है वो 3 गई होती हैं मार्केट, इस तरह भी हो जाता है। उसको हम कंट्रोल करते हैं ताकि जो है वो कम से कम जो है किसी भी चीज के लॉस का जो है ना हम अंदेशा कम करते हैं। अच्छा आगे। जी आगे चलें। सर जी राफे आगे बताएं। सर फिर जो है इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई ऑल इन्वेंट्री फॉर। सर फिर ऑन ग्राउंड जो है सिचुएशन, वही चीज के जो बाहर मार्केट में गई है वहां पे जाके हम चेक करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट वहां पे पहुंची भी है या नहीं पहुंची। अच्छा, कोई और करना चाहेगा एक्सप्लेन? कोई स्टूडेंट और एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? सर इतना ही। इतना ही है। जी हम अमीर हमजा, स्टार्ट करें बेटा। जी अमीर हमजा। जी हमजा।
इसे कहेंगे हैंड फ्री उतार दे, अगर उसके अपने माइक से शायद आ जाए बात। जी अमीर हमजा, हैंड फ्री उतार दो, शायद माइक से तुम्हारी आवाज ठीक आ जाए। जी और कोई बताना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई। सर मोहम्मद अवैस बताना चाहता है। जी जी मोहम्मद अवैस। अब ये एजाज जो है ना पंगे ले रहा है हर एक से, है ना? तो यही पंगे ले रहा है, इसको पता नहीं कोई अंदर कीड़ा कौन सा लगा। अमीर हमजा बेटा आप रहने दें बेटा, हमें बस समझ आ रही है कि क्या हो रहा है आपके साथ, अब छोड़ दे, रहने दें, कोई बात नहीं, क्लास में आएंगे ना फिर बता देना। आज सिद्दीका की, अब्दुल सबूर की, अफशा रियाज की और क्या कहते हैं बुशरा जुल्फकार की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये 4 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लगेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो बाकी ये है कि हम फिर नया टेस्टिंग द नॉन करंट एसेट्स को स्टार्ट करते हैं जी। और टेस्टिंग द नॉन करंट एसेट्स ये तकरीबन अब हमारे सिस्टम्स का लास्ट पोर्शन रह गया है। नॉन करंट एसेट्स से मुराद हमारे वो एसेट्स हैं जो कि करंट एसेट्स नहीं है, ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स, इसमें तमाम के तमाम आपके कौन से एसेट आ जाएंगे? आपके फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आर टू इंश्योर दैट नॉन करंट एसेट्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड, एडिक्वेटली सिक्योर्ड एंड प्रॉपरली मेंटेन। जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग का मतलब ये उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की हुई, बल्कि आपने उनकी जो है एंट्रीज, जो आपने काउंटिंग डाटा एंटर किया हुआ है, जो डिटेल उनकी एंटर की हुई है, वो आपने एक्यूरेटली रिकॉर्ड करनी है। एडिक्वेटली सिक्योर्ड का मतलब ये है कि आपने उन्हें ऐसी स्पेसेस पे रखना है जहां पे वो सिक्योर्ड हो। बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को कार्स इशू की होती हैं, तो ये याद रखिएगा कंपनी जब भी कार इशू करती है तो उस कार के अंदर ट्रैकर लगवा के देते हैं वो, ठीक है जी। ट्रैकर लगा होता है ताकि वो एडुक्वेट सिक्योरिटी जो है उसको प्रोवाइड करें। उसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं कि कंपनी का जो भी एसेट्स होंगे कोशिश की जाएगी उसको जो भी प्रॉपर एडिक्वेट मेयर्स हों सिक्योरिटी के उनके, उसको प्रॉपरली जो है फॉलो किया जाए। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपरली मेंटेन हो, उनकी देखभाल की जानी चाहिए। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे मंथली जो है गाड़ियों की मेंटेनेंस करने के लिए एक बंदा मौजूद था कि वो मंथली जो है वो गाड़ियाँ प्रॉपरली चेक करवाते थे। उसके अलावा कोई अगर इनके प्लांट था, ये एसिड्स मशीनरी थी, उसके लिए उन्होंने मेंटेनेंस स्टाफ को हायर किया होता है कि वो प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स जो हैं वो भी डिफाइंड होते हैं, कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़ करनी है वो भी डिसाइडेड होता है। और अगर कोई बियॉन्ड देयर कंट्रोल चीज़ें हैपन हो जाए तब उसके लिए भी प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किए होते हैं। जब भी आप कंपनीज में जाएंगे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, जब भी फैक्ट्री में जाओगे तो आपको फायर सेफ्टी सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल्ड नज़र आएंगे। दैट इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, दैट इज़ फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस कि खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाती है तो वो आग से बुझाने में मदद करें। प्लस ये कि एग्जिट डोर जो है वो 2-4 रखे जाते हैं, फायर एग्जिट के लिए अलग रखा जाता है कि अगर कोई इस तरह का मामला हो तो पहले जान बचाई जाए और जान बचाने के बाद आग भी बुझाई जाए और अपने एसेट्स को भी सिक्योर किया जाए। नेक्स्ट चीज है, लेकिन इसका भी ऑडिट होता है जी तो ये आप बेटा, जैसे फायर एग्जिट का कह रही हैं, फायर एग्जिट का भी ऑडिट होगा कि मुझे आप दरवाजा में दूसरी तरफ खोल रहे हैं कि बाहर की तरफ खोल रहे हैं? नहीं, ये चीजें जो है ना ये क्वालिटी इंस्पेक्शंस होती हैं फैक्ट्रीज की ना जी। ये आपकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कुछ शायद ये ऑडिट में आती हो शायद ये ना आती हो, मैंने एग्जांपल ठीक दी हो या गलत दी हो, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो बहुत एडिक्वेटली फॉलो की जाते हैं। बिल्डिंग सिक्योरिटी को जो है ना, वो आपको पता ही होगा, याद होगा आपको बल्दिया फैक्ट्री का वाला इंसिडेंट जो कराची में हुआ था। जी सर। हाँ, वो फायर एग्जिट नहीं था उस बिल्डिंग का, ठीक। और काफी ज्यादा लोग जो है उसमें आके फौत हो गए थे। तो इस तरह की जी फैक्ट्री सर, उसमें तो फैक्ट्री में तो रूल्स भी होते हैं ना कि दरवाजा बाहर को खुलना चाहिए जी और जी, इस टाइप की चीजें, इस टाइप की क्योंकि होती सर वो है। अंदर को खुलेगा तो वो मसला हो जाता है, क्योंकि लोग बाहर को भागते हैं तो वो फिर ये चीजें हाँ, होती हैं उसमें। हो सकता है इस तरह के डिफरेंट रूल्स होते हैं बेटा। बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं पता, आप लोगों ने सुने होंगे, और बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो आपको, आपके भी वहमो गुमान में नहीं होंगे। वो मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आप कहोगे सर ये चीज तो हमारे वहमो गुमान में नहीं थी। खैर आगे चलते हैं। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड। देखें जी, एक्विजिशंस का मतलब होता है हासिल करना, और डिस्पोजल का मतलब होता है उससे गेट रिड ऑफ करना। जब भी आपने कोई एसेट खरीदना है उसके लिए आपकी प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, और जब भी आप किसी भी एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तब भी उसके लिए अथॉरिटी के सिग्नेचर चाहिए। आप खुद ब खुद या उसको अंडर हैंड करके, मींस के आप उसको गुप्त करके नहीं बेच सकते, छुपा छुपू के नहीं बेच सकते। आपको प्रॉपर उसकी एक्विजिशन को भी ऑथराइज्ड करवाना होता है और डिस्पोजल को भी ऑथराइज्ड करवाना होता है। हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है। ये जो सेठ लोग होते हैं, जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं ना, ये इन्होंने कारोबार जो किए होते हैं वो किस लिए किए होते हैं? दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स। और जब प्रॉफिट्स, वो अपना पुराना सामान कबाड़ बेच के भी कमा लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी मशीनरीज जो होती हैं इन्होंने सेल करनी होती हैं या एक्वायर करनी होती है, तो आप इस चीज को मद्देनजर रखिए कि जब भी कोई मशीनरी एक्वायर की जाएगी तो सबसे पहले उसको एक्वायर करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग होगी ना, उसमें ये देखा जाएगा कि ये मशीनरी हमें प्रोडक्शन कितनी देगी, इससे हमारी बचत कितनी होगी, इससे हमें फायदा कितना होगा, और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी। ठीक है, और अगर यूजफुल लाइफ के बाद हम इसको सेल करना चाहें तो सेल हो सकती है। ये चीजें देखी जाती हैं। फिर जब ये इसका डिस्पोजल का टाइम आता है तो डिस्पोजल के टाइम पे भी देखा जाता है कि इसको हम बेच के कितने पैसे कमा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर इसको आप बेहतर पैसों में बेच लेंगे तो आपको कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ द मोस्ट फेवरेबल प्राइस पॉसिबल। जब भी इनको एक्वायर किया जाएगा या डिस्पोज किया जाएगा तो उसके लिए कोटेशंस मांगी जाएंगी कि मशीन हमने खरीदनी है, इसके लिए कोटेशन चाहिए, 2 या 3 कोटेशन आएंगी। उसमें फिर बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे और बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट पे आप देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट खरीदना है। फिर जब सेल करने चाहेंगे तो हाईएस्ट बिड जो देगा आप उसके ऊपर उसको सेल कर देंगे। नॉन करंट एसेट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, appropriately depreciated and written down where necessary। क्या मतलब होगा इसका कि जब आपने एसेट्स की रिकॉर्डिंग की तो उनको उनकी प्रॉपर कॉस्टिंग पे आपने रिकॉर्ड किया। देखें जी, एक जो नॉन करंट एसेट होता है ना, उसकी कॉस्ट में तमाम वो एक्सपेंसेस शामिल होते हैं जो कि उसको रेडी फॉर यूज बनाने के लिए आपको करने पड़ते हैं। सपोज आपने एक एसेट खरीद लिया, एसेट है पाकिस्तान में नहीं, आउटसाइड है, तो उसको बाहर से पाकिस्तान में आपके गोदाम तक पहुंचाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। उसके बाद जब आपने उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने हैं वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। उसकी मद में आपने कोई ड्यूटी या सिक्योरिटी वगैरह, सॉरी सिक्योरिटी कह रहा हूँ, ड्यूटीज वगैरह आपने पे की हैं तो वो ड्यूटीज भी उसकी कॉस्ट में शामिल होंगी। अगर उसकी कॉस्ट प्रॉपरली आपने रिकॉर्ड नहीं की तो आपको मसला आ सकता है। फिर उसको अप्रोप्रिएटली डेप्रिसिएट करना भी काम है। देखें जी, बहुत सी कंपनीज के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है, कहीं पे डबल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज होता है, कहीं पे यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड यूज होता है। तो चीज़ों के लिहाज से या आपके प्रोडक्ट के लिहाज से, मशीनरी के लिहाज से आपने उसका अप्रोप्रिएट मेथड जो है अप्लाई करना है डेप्रिसिएशन का।
जो आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसी को कैरी ऑन करेंगे तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू चेंज दैट मेथड, तो आपके पास उस चीज की भी परमिशन होनी चाहिए। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू भी जो है आपकी वो बेहतरीन होनी चाहिए। आप उसको बेहतरीन से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो नेट वैल्यू है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, आपने उसको भी सही तरीके से कैलकुलेट करना है और उसको प्रॉपर्ली राइट डाउन करना है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को, जो कि आप आफ्टर डेप्रिसिएशन बनती है। कंट्रोल प्रोसीजर्स ओवर नॉन करंट एसेट्स, इनके कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या हैं? एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय समवन डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखें जी, जितने भी मशीनरी खरीदी जाती है और प्लांट एसेट्स खरीदे जाते हैं, ये एक काम छोटा नहीं है। इट टेक्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इसको काफी बड़ा चंक मिलता है कैश का। तो एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स बनते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपको एक साल से ज्यादा अरसे के लिए फायदा होने वाला है। मींस के एसेट्स को जब भी खरीदेंगे तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कोई ना कोई डायरेक्टली ऐसा बंदा जो कि या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो या उनको रिपोर्टिंग हो। ठीक है जी। सच बजट शुड इफ एक्सेप्टेबल बी एग्रीड बाय द बोर्ड एंड पुट इन द मिनट्स। मिनट्स का मतलब क्या है कि जिस मीटिंग में बजट अप्रूव हुआ हो, ठीक है जी, ये बोर्ड ने अप्रूव किया हो इसका बजट, उसी के अंदर जो है ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब है कि आपकी जो मीटिंग की कार्रवाई है वो तमाम की तमाम जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, और डॉक्यूमेंटेड होने के बाद आप हर एक बंदे को उसकी डॉक्यूमेंटेड कॉपीज भेज दी जाती हैं कि आज की मीटिंग में ये जो है वो डिसाइड हुआ है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो वो रिकॉर्ड में आ जाती है। मिनट्स जो हैं वो रिकॉर्ड में आ जाते हैं और उसके अंदर अटेंडीज का भी लिखा जाता है कि किस किस ने मीटिंग अटेंड की। एप्लीकेशन फॉर अथॉरिटी टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी सबमिटेड टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। लेकिन जी, अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, यानी कि आपने कोई एसेट नॉन करंट एसेट खरीदना है, तो अब उसके लिए अप्रूवल भी आपको चाहिए। एंड शुड कंटेन reasons for expenditure, estimated cost and any non-current asset replaced। उसमें पूरी डिटेल हो और उसमें ये बताया जाए कि या ये नया एसेट है, ये हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट थी हमें और ये हम नए सिरे से खरीद रहे हैं, या अगर कोई आप पुराना एसेट रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके मुतालिक भी इंफॉर्मेशन दें कि पिछला पुराना एसेट रिप्लेस हो रहा है, उसको हमारी जो सेल्वेज वैल्यू हमें इतनी मिल रही है और अब जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट है नए एसेट खरीदने के लिए, उसके लिए आपका अप्रूवल एस्टिमेशंस दे दी जाए। अ डॉक्यूमेंट should show what is to be acquired and be signed as authorized by the board or an authorized official। डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लियर कट लिखा हो कि हम कौन सी एसेट को एक्वायर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। एक अप्रूवल हो जी कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, एक अप्रूवल ये है कि आपने बताया है कि हमें क्या खरीदना है, किस लिए खरीदना है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, उसकी डिटेल्स आपकी पूरी हो, कौन सा एसेट रिप्लेस हो रहा है, वो भी आपकी तमाम चीजें इसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। एक ही डॉक्यूमेंट है। Non-current asset manufactured or constructed by company itself should be separately identifiable in the company's costing records and should reflect direct cost plus relevant overhead but not include any profit। जब भी आपकी कंपनी कोई एसेट खुद बना लेती है या कोई मशीनरी खुद बना लेती है अपनी कंपनी के इस्तेमाल के लिए, तो वो अगर मार्केट में आपको 10 लाख की मशीनरी पड़ती है लेकिन आपने अपने पास बना ली है, आपको 6 लाख की पड़ी है, तो आपने उसमें प्रॉफिट डाल के नहीं लिखना। आपको 6 लाख की पड़ी है, आपने 6 लाख की ही वो मेंशन करनी है। उसके अंदर आपने कोई भी अपनी तरफ से प्रॉफिट लगा के फनकारी नहीं लगानी। This might apply where, for example, a building company constructs its own office blocks। मीन्स कि अगर किसी कंपनी ने बिल्डिंग बनाती है, वो कंपनी अपने ऑफिस के लिए अपने ब्लॉक्स ही बना लिए हैं, तो वो उसको कॉस्ट के ऊपर रिपोर्ट करेगी। Disposal of non-current assets should be authorized and any proceeds from sale should be related to the authority। मीन्स कि अगर आपने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करना है, उसकी अथॉरिटी जिस बंदे के पास है उसी से आपने साइन करवाने हैं
और आप बाख इख्तियार हों कि आपने फिर ये इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, और जो उसकी प्रोसीड्स आएंगी, यानी कि 10 लाख रुपए का आपने एसेट बेचा है, वो 10 लाख रुपए आते हैं तो उसको आपने प्रॉपरली सिस्टम के थ्रू जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर करके आपने इसको डिपॉजिट कराना है कंपनी के अकाउंट्स में। कंट्रोल प्रोसीजर्स ओवर नॉन करंट एसेट्स, इसके कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होंगे? A register of non-current assets should be maintained for each major group of assets. अगर डिपार्टमेंट वाइज आपने बनाया हुआ है या कंपनी के पूरे एसेट्स बनाए हुए हैं तो सेपरेटली आपने जो है अपने नॉन करंट एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी काउंटिंग करनी है, उनको रिपोर्ट करना है, मींस कि उनको पूरी उसकी लिखत पढ़त आपने करके तो उसको रिकॉर्ड करना है। The register should identify each item within that group and contain details of cost and depreciation. देखिए जी 15 मशीनें हैं, 15 मशीनों के ऊपर सीरियल नंबर लिखे होंगे, वो आपने सीरियल नंबर के साथ मशीन लिखना है, किस ईयर आपने खरीदी थी, किस ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुई है, कब तक जाएगी, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, इसकी ओरिजिनल डिटेल क्या है कॉस्ट की, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है, ये तमाम हमने उसके आगे मेंशन करना है। ये रजिस्टर जो है ना, ये आपके एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का ये मेंटेन करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं और छोटी छोटी भी होती हैं, और आपके लिए बहुत इशू बन जाएगा कि अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई छोटी मशीनें लगी हैं और वो वहाँ से गायब हो जाएं, तो आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा हर चीज़ का। और रिकॉर्ड के अंदर जब ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होगा और एक्सटर्नल ऑडिट होगा, तो ये जो मशीन्स हैं इसकी फिजिकल जो प्रेजेंस है उसको भी चेक किया जा सकता है। तो फिजिकल इंस्पेक्शन के जरिए पहले आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे और रजिस्टर मेंटेन करने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। Physical inspection of non-current assets should be carried out periodically and checked to the non-current asset register. याद रखिएगा, जब फिजिकल इंस्पेक्शन आपने अंदर का जो ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर करेगा, तो वो नॉन करंट एसेट के रजिस्टर के साथ टैली करेगा। एंड इन डिस्क्रिपेंसीज शुड बी नोटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। कोई भी कमी बेशी हो किसी चीज के अंदर, यानी कि आपके एसेट के अंदर, तो उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको नोट डाउन किया जाता है कि ये मशीन कहाँ है, किस हाल में है, और उसको बाजियाब कराया जाता है। अगर आपने किसी और डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दी है तब भी आपके पास उसकी रिकॉर्ड रहता है, आप उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर देते हैं कि डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, इस मशीन का ये इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में चली गई है। एसेट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड एडिक्वेटली इंश्योर्ड, ये हमें पता है। डेप्रिसिएशन रेट शुड बी ऑथराइज्ड एंड अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी प्रोड्यूस्ड। जो भी आपके डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं, जिस आपके पास 25 मशीनें हैं, 25 मशीनों के रेट्स आप शायद यूजफुल लाइफ उनकी डिफरेंट हो, तो आपने उनके रेट्स जो हैं वो डिफरेंट उनके आगे मेंशन करने हैं, ताकि आप प्रॉपरली उसकी डेप्रिसिएशन कर सकें। ये ना हो कि किसी साल आप ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, किसी मशीन की ज़्यादा कर रहे हैं, किसी की कम कर रहे हैं। तो प्रॉपरली जो सीरियल नंबर्स हैं मशीन्स के, उनके हिसाब से, उनके ईयर ऑफ परचेज के हिसाब से, उनके यूजफुल लाइफ के हिसाब से आपने उसको डेप्रिसिएशन जो है वो रेट लगाने हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जी एक सेकंड। नेक्स्ट है जी, depreciation should be reviewed annually to assess the need for changes in the light of profit or losses on disposal new technology. दें जी, आपकी डेप्रिसिएशन को जो है ना रिव्यू करना चाहिए एनुअली, कि आपको शायद प्रॉफिट और लॉसेस आपके एसेट की वजह से ज्यादा या कम हो रहे हैं। क्या मतलब है? एक आपकी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, या आपकी मशीन आपके काम में आने के बजाय आपकी कॉस्ट को बढ़ा रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करने की। और दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है और आपकी पुरानी मशीनरी है, न्यू टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन है, तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी से शिफ्ट होकर न्यू टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे। देखें, मार्केट में हमेशा पोटेंशियल रहता है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी खरीदने वाले लोग काफ़ी मौजूद रहते हैं।
जो नया सेटअप लगाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर उनके पास पैसा कम है तो वो ओल्ड टेक्नोलॉजी लेके काम शुरू करते हैं और फ्यूचर में प्लान करते हैं कि हम इंशाल्लाह न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएंगे। द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी चेक फॉर एक्यूरेसी। जो भी आपकी डेप्रिसिएशन निकल रही है उसकी आपने एक्यूरेसी चेक करनी है कि इसकी फिगर जो हमने एक्यूरेसी की जो निकालनी है कैलकुलेट करके वो ठीक भी हैं कि गलत है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट शुड बी रिव्यूड फॉर द नीड ऑफ एनी राइट डाउन। इनको राइट डाउन करने की अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको राइट डाउन कर देते हैं। चेक टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे चेक करेंगे? चेक ऑथराइजेशन ऑफ परचेज ऑन बोर्ड मीटिंग मिनट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर्म। एक आपने एसेट खरीदा है या आपके पास मौजूद है, आपका जो ऑडिटर है वो इंस्पेक्शन के लिए गया तो उसको एसेट नजर आया, उसने इंक्वायरी की तो पता चला कि इसी साल खरीदा गया है या पिछले साल खरीदा है। उसने कहा इसकी अथॉरिटी किसने साइन किया, किसने किया था, ये प्रूफ कब हुआ है, और क्या ये बोर्ड ऑफ मिनट्स के अंदर मीटिंग के मिनट्स के अंदर इसका मौजूद है, तस्करा किया गया है, कैपिटल बजट इसके लिए अप्रूव किया गया था या आउट ऑफ द वे जाके ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया। ये चीजें चेक करेगा, क्योंकि अगर थॉरोली प्रोसेस फॉलो किया गया हो तो ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। लेकिन अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता, विदाउट एनी बोर्ड मीटिंग या बोर्ड की मीटिंग के मिनट्स के अंदर इसके तस्करे की अगर इसको बाय किया जाता है, देन जो है ना वो ऑडिटर विल गेट सस्पिशियस अबाउट कंपनी सिस्टम्स के। वो कंपनी सिस्टम जो बता रही है वो कर रही है वो असल में इन प्लेस नहीं। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑथराइजेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ सिग्निफिकेंट एसेट्स। मींस के जिस बंदे ने सिग्नेचर करने थे, आया उसके सिग्नेचर्स के बगैर आपने डिस्पोज ऑफ किए। एम्प्लॉयज ने खुद ही सोचा कि ये जो है ये हमारे पास काट कबाड़ पड़ा हुआ है, मशीन बहुत पुरानी हो गई है, इसको स्टोर में रखने से जगह जो है वो बहुत ज़्यादा घेरता है ये मशीन, तो इसको खुद डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। आया कि इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दी हैं या इनको प्रॉपरली कंपनी की तरफ से कहा गया था कि इसको डिस्पोज ऑफ करें। ये हमें अभी थ्योरी में पढ़ते हुए तो बड़ी ऐसा लगता है मजाक का केस चीज़ें लगती हैं कि बगैर इजाज़त के सेल करने, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकली कंपनीज में इस तरह के काम हो जाते हैं और मिली भगत से जो लोग हैं वो नीचे वाला स्टाफ है वो इस चीज़ों को कर लेता है। तो ये चीज़ें जो है वो चेक एंड बैलेंस करनी चाहिए। इसी वजह से इसी चीज़ को रोकने के लिए हर फैक्ट्री के गेट को जो है ना वो बंद किया जाता है और विदाउट गेट पास कोई चीज़ भी जो है वो कंपनी की प्रीमिसेस से बाहर नहीं जाती। कंफर्म एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, रजिस्टर वेयर विच adequately identify assets and comment on their current condition, ensure register coincides to normal ledger। ठीक है जी, आपने एग्जिस्टेंस को श्योर करना है कि जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है एसेट वही आपके पास असल में मौजूद हो, उसकी करंट कंडीशन क्या है वो भी उसके अंदर आपने रजिस्टर के अंदर मैच करनी है और उसको अपडेट करना है। टेस्ट एविडेंस ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ रजिस्टर टू फिजिकल चेक्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ एसेट्स। आपने इसकी एविडेंस चेक करनी है। लेकिन एक चीज मेरा आपसे सवाल है, आप अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या आपको यूनिवर्सिटी की चेयर बाहर लेके जा सकती हो दरवाजे से? नहीं सर। हाँ नहीं सर, नहीं निकाल कैसे नहीं, क्यों नहीं लेके जा सकते सर? क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है यूनिवर्सिटी की। प्रॉपर्टी तो है लेकिन आप लेके जा सकते कि नहीं लेके जा सकते? सर नहीं लेके जा सकते, उसके लिए सिक्योरिटी भी है गेट पास बनवाना पड़ेगा। गेट पास बनवाना पड़ेगा और सिक्योरिटी बहुत सख्त है। ये देखो ना सिस्टम पे इन प्लेस किया हुआ है ना, ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसने सिस्टम इन प्लेस किया हुआ है। अब दूसरी चीज ये कि आपकी क्लासेस में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, कोई बच्चा अगर उसको छेड़ेगा तो फौरी तौर पे सिक्योरिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वी हैव एडिक्वेट मेजर्स जो है उन्होंने लिए हुए हैं एसेट्स को
बचाने के लिए क्या है कि कैमरास हर क्लास में लगे हुए हैं, जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी के एसेट्स हैं, दे आर चेकिंग एंड इंस्पेक्टिंग दोस्त, और वो कैमरास की मदद से इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। देखो अब फिजिकली आपको चीज़ें नजर आएंगी कि यार ये कैमरास क्यों लगे हुए हैं। कैमरा का क्या मतलब है कि आपके ऊपर नजर रखनी है ज़्यादा, आपको भी चेक करना है। यू आर ऑल्सो द एसेट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। एक शाइनिंग स्टूडेंट जो है वो एसेट ही होता है। प्लस ये कि कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना कर रहे हो स्टूडेंट क्लास के अंदर, जिससे जो है वो क्लास का डिकोरम खराब हो और टीचर को भी पढ़ाने में आसानी हो, और बाद के रिकॉर्ड के लिए कि अगर कोई मिसकंडक्ट करता है स्टूडेंट तो उसको भी ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपके कैमरास लगे हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। आप जहाँ पे जाओगे, किसी कंपनी में जाते हो तो नोट कीजिएगा, आपको ये चेक्स जो हैं इन प्लेस नजर आएंगे। चेक ऑथराइजेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट एंड पर्टिकुलरली चेंजेस इन रेट्स। अगर कोई रेट चल रहा था 10% का किसी एसेट के ऊपर, अगर वो फौरी तौर पे यानी कि एक साल में चेंज कर दिया जाता है, 10% से 15% चला जाता है या 20% पे कर देते हैं, उसको चेंज करने की रीजन क्या थी, उसको ऑथराइज किसने किया था, ये चीजें भी चेक करनी होंगी। क्योंकि देखिए भाई, अगर एक एसेट की यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, 10 ईयर का मतलब ये है कि 10% के ऊपर उसका रेट चल रहा है। आप उसको 20% पे करके तो आफ्टर 6 ईयर या 7 ईयर आप उसको एक्सपायर कर देते हैं, तो अभी उसकी यूजफुल लाइफ 3 से 4 साल है। क्या है उसकी यूजफुल लाइफ 3 से 4 साल है, तो वो आप वेस्ट कर रहे हैं और उसको जल्दी आज जल्द आप उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग फिशी, और जो है एम्प्लॉइज वो इसमें मिलीभगत कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रोसीजर जब तक ऑथराइज नहीं होगा तब तक आपने उसको जो है चलने नहीं देना। जी बेटा आ जाए नीचे। आगे है जी, एग्जामिन एविडेंस ऑफ चेकिंग ऑफ करेक्ट कैलकुलेशंस ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर ऑडिटर साहब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हर एसेट की जो इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है डेप्रिसिएशन की, क्या वो ठीक है कि गलत है। फिर लास्ट हमारा कंक्लूजन आ जाता है। The testing of control is established whether they are working effectively. So by this stage, the auditor will know whether a systems approach is to be used, focusing on the accounting system supplemented by a reduced amount of substantive testing, or a verification approach with full substantive testing. लें जी, दो अप्रोचेस आपके सामने आ रही है, एक सब्सटेंटिव टेस्टिंग आ रही है, एक वेरिफिकेशन अप्रोच आ रही है, और एक सिस्टम्स अप्रोच आ रही है। ये हम करेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में। बात ये है कि कुछ चीजें हैं कि जब ऑडिटर चेक करता है, या तो थॉरली चेक करता है या वो सैंपल लेके तो उसके हिसाब से चेक कर लेता है। जब आपके सिस्टम चेक करने की बारी आती है, अगर वो थॉरली इसको चेक करेगा तो वो क्या अप्रोच होगी, और अगर वो सिर्फ सैंपल लेके उसको टेस्ट करेगा सिस्टम को तो वो क्या अप्रोच होगी। सब्सटेंसिव टेस्टिंग का मतलब ये है कि थॉरली उसको चेक किया जाए, और अब वेरिफिकेशन अप्रोच का मतलब ये है कि आप उसको सिर्फ चेक लगाएं सैंपल के तौर पे, या फिर फुल सब्सटेंसिव टेस्टिंग आप करना चाहते हैं तो फिर आप फुल सब्सटेंसिव थॉरली चेकिंग करेंगे सिस्टम। ये था जी आपका टेस्टिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और इसके बाद हमारे अब के 2 लेक्चर रह जाते हैं, वो इंशाल्लाह हम वेरिफिकेशन अप्रोच ऑफ ऑडिट करेंगे, और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये था जी आपका ऑडिटिंग का कोर्स। इसके अलावा अब आ जाए जी मैदान में, कौन कौन स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जी बेटा 43 स्टूडेंट्स मौजूद हैं जी। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। जी स्टूडेंट्स। सर ये मिड के बाद जो भी बड़ा सारा फाइनल का सिलेबस होगा। जी बेटा जिसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, पेपर ऑन कैंपस है जी सर। बाकी टीचर्स ने भी सिर्फ टॉपिक सिलेक्ट कर लिए 3-4।
किस थोड़ा चीज की मिनिमाइज कर दें क्या कोर्स को। सर वो पेपर ऑन मिनिमाइज कर कैंपस दें? होने हैं तो जी वो थोड़ा सा उसको ना टॉपिक दे दें बीच में से, बेटा ये ज्यादा सारे जो इम्पोर्टेंट। सिस्टम्स है ना, ये जी सारे सर। सिस्टम जो है ना, आपने 2 सिस्टम आपने तैयार करने हैं ना, बाकी 4 खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई अलग चीज है ही नहीं, सारे इंटर रिलेटेड है सिस्टम्स। वो जब आप प्रेजेंटेशन दोगे ना सारे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो वही चीज मैंने भी प्रेजेंटेशन इस तरह की दी है, ये दूसरे ग्रुप ने भी दूसरे सिस्टम पे दी है, ये भी इसी तरह की है। सारे जो सर बस जी सर बस पीपीटी बनानी है ना, एमएस पे कोई काम वर्क तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वर्ड का काम नहीं है, पावर पॉइंट पे बनाएंगे आप लोग और पावर पॉइंट पे ही देंगे प्रेजेंटेशन, ठीक है जी ठीक जैद? ठीक है सर। मिनिमम स्लाइड्स सर के वो क्या आपने रिक्वायरमेंट क्या है? बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी मर्जी स्लाइड्स बनाए। आपके पास 15 मिनट होंगे प्रेजेंट करने के लिए, आपने बेहतरीन सी प्रेजेंटेशन देनी है। टॉपिक आप सर वो दे देंगे, मैं ठीक है। आपको टॉपिक आज असाइन कर दूंगा इंशाल्लाह, आज नहीं चलें कल, ठीक है कल सर, असाइन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? चलें ठीक है सर। मुझे सर वो किसने लिस्ट भेज दिखानी थी आपने। जैद ने भेजी है मुझे लिस्ट, किसने भेजी है? अब्दुल सबूर ने? मेरे ख्याल से सर सबूर नहीं, सबूर ही ऐसी है। सबूर ने भेजी है ना, तो मैं उसको सर चेक सबूर करके ने आपको व्हाट्सएप की? हाँ व्हाट्सएप किया ना, मैं आज आज नहीं कल, मैं कल, आज मेरा लेक्चर है, इसके बाद दोबारा से, तो वो लेक्चर लेके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आ जाएंगे आपको। कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल इंशाल्लाह आपको टॉपिक असाइन कर दूंगा, डोंट वरी। सर आपने कौन से ग्रुप इंशाल्लाह में सर। मर्ज किया है बस ये बता दें मुझे। क्या कह रहे हो? सर मैं अकेला था तो आपने मेरा ख्याल है मुझे किसी ग्रुप में मर्ज किया है, तो वो मुझे दिखा देंगे जरा मेरा कौन सा ग्रुप है। बेटा अभी वो मेरे पास मैं एक मिनट देखता हूँ, मैंने लिस्ट कहाँ पे रखी थी बेटा? डाउनलोड की हुई है मैंने वो लिस्ट, अकाउंटिंग यस 1 पे। सर, डाउनलोड किया आपने, वो एडिटिंग भी की थी उसमें। एडिटिंग भी की है, पेपर मेरे पास डाउनलोड में होगी फिर वो। मीटिंग ऑडिट ग्रुप लिस्ट, ओके। क्या नाम है? मोहम्मद जैद है, 5011 रोल नंबर है आपका। जी सर। आपके साथ शहरयार खान है और उसामा फाज शकील है और मोहम्मद जैन। सर ये इनको मैं नहीं जानता सर, अकेला ही ठीक हूँ या किसी और ग्रुप में डाल दूँ। नहीं, अब आपको तो क्लास में फेलोज को तो नहीं जानते, तो फिर अब मेरा क्या कसूर है इसमें बेटा? सर ये सीनियर्स है ना बीच में, वो क्लास फेलो नहीं है। तो करो ना बातचीत इनसे, करो बातचीत इनसे, कोई बात नहीं, ठीक है? करो बातचीत इनसे, इन सबसे करो बातचीत, चलिए सर तलाश मंडे करो को ये आके कहाँ कहाँ देखता है। हूँ फिर। हाँ मंडे को आके देखते हैं फिर। ना, मंडे को आके देखो, इनको तलाश करो, फिर मुझे बताओ, सर ठीक हो गया? अगर सर नहीं होगा तो फिर मैं अकेला कर लूँ। फिर अकेला कर लेना, ठीक है सर मैं आपको बता ठीक दूँ। हो गया? तो अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है और आपका? जी नहीं सर फिलहाल तो कोई नहीं है। अच्छा, मैं एजाज को बता दें जरा प्रेजेंटेशन किस तरह देनी है, ये हमेशा देख के सुनाता है। राफे, सही है, नहीं मोहम्मद सर ये भाई एजाज। बदले ले रहा है, फिर बदले ले रहा है। अच्छा चले, एक सेकंड होल्ड करो।
जी आई एम बैक। जी आपको कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा। सर बस ये मोहम्मद अजहर बदला ले रहा है और कोई बात नहीं है। अब बदले की बात नहीं है, आपने प्रेजेंटेशन में जो कहा था कि देख के नहीं सुनाना, मैं वही बस कह रहा हूँ, वरना ये तो हमेशा देख के सुनाता। सर बदले तो मैं से एंटरप्रेन्योरशिप के फेसबुक पे सारे हमेशा लेता हूँ। ठीक है सर वो आप लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अभी ग्रुप वालों से मेरा ना बदलन करवाना चाह रहे हैं मेरे सर बदला ग्रुप कोई वालों बात नहीं, से। आपने खुद ही कहा था कि देख के नहीं सुनाना, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, वरना हमेशा आपको पता है, हमेशा हम मैंने मैं कब आपको चलो देख के लड़ो नहीं सुनाता बेटा। हूँ, हर स्टूडेंट देख नहीं सर, लड़ने की बात नहीं, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। आपने खुद ही कहा था कि आपने देख के नहीं सुनाना, मैं वही बस बात कर रहा हूँ, आप रिपीट कर दें ताकि पता चल जाए। वरना तकरीबन हर स्टूडेंट हमेशा तकरीबन कोई ना कोई देख के सुनाता है, नोट्स अपने पास ही होते हैं हमेशा। इसने लेकिन मेरा जिसमें नाम आपने लिया कहा ना कि स्टार्ट देख में के याद सुनाना है। ऐसी बात नहीं, बदले सर मैं इसने फेसबुक मेरा पे नाम तो लिया आपके सामने मैंने लड़ना भी नहीं इससे। इसने मेरा नाम लिया सर। भाई दाता साहब देख खुल गई है, पहुंचो। कहता है दाता तुम लोगों ने तो इसको आंटियों की तरफ सर लड़ना इसको शुरू देख कर का दिया। पता है कहाँ भी खुल रही है। ये देख लो तुम्हें भाई तुम्हारे इस तरह तो दाता साहब में भी उधर लड़ते हैं, आप पता नहीं क्यों लड़ी जा रहे नहीं यार मैंने कब कहा कि मैं लड़ रहा हूँ, मैंने तो लड़ने की बात ही नहीं की। नहीं सर हम माशाल्लाह से 3-4 साल से जानते हैं, भाई है मेरा वैसे, हम तो इकट्ठे बहुत फिरते भी कारम रहते हैं। अच्छा नहीं सर मैं लड़ नहीं रहा सर, मैं सही बात है आपके सामने मैं नहीं झूठ सर नहीं लड़ बोलूंगा। नहीं रहा, ये हर स्टूडेंट की भाई कहानी है। है, आप तो काफी देर से आप एक्सपीरियंस है आपको टीचिंग का, आप जानते हैं कि क्या नाम है, तकरीबन हर बच्चा देख के ही सुनाता है। तो जिस आपने ये बात की थी देख के नहीं सुनाना, ये सब मैं इसलिए बस बात कर रहा रिपीट कर दें, वरना वैसे ही होता है। वरना बाकी अगर एजाज को लग रहा है कि मैं इसकी बेइज्जती करूँ तो ठीक है, करे वो फील, उसको महसूस हो रही है तो बता दे। नहीं ऐसे नहीं करते। सर एक मिनट सर लॉजिक पे पहले बात करते हैं। मैं सर पार्टिसिपेट करता हूँ और भी करते हैं सर, आपको अच्छा लगता है मैं देख के पढ़ूंगा? सर की आंखों में आंखें देख के कहो तो सर मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आंखों एक दफा भी नीचे देखा मैंने, आपको कहते नहीं देखें देख कर। नहीं चलो सर ठीक आपने है मेरी बात की जवाब है, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ क्लास में और जवाब देता हूँ। तो पार्टिसिपेट मैं भी कर रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं, हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो उनका बस मामला। ठीक लेकिन है, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन बस की बात कर रहा ठीक हूँ, है। बाकी तो मैंने कोई बात ही नहीं की। पार्टिसिपेट तो मैं भी कर रहा हूँ, हर कोई कर रहा है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। जी चले जी अब करें जी, तब जो बात कर रहे थे एक दूसरे के सर वैसे साथ आप वो भी करें। मजे ले रहे हैं। जी सर, नहीं सर नहीं मजे की मजे बात मेरे है, मैंने कभी भी ऐसी बात मजे लेने वाली तो कौन सी लड़े, बात है। आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हौल वाला कुव्वत। सर मुझे तो लग रहा है आप लेज का पैकेट साथ लेके आए हैं, अभी उठ के गए थे ना। क्या गए हैं? मैंने कहा लेज का पैकेट लेके आए साथ, कोल्ड अरे ड्रिंक भी आप लेके आए हैं। नहीं वो असल में सर ना कोल्ड मेरी ड्रिंक साथ पॉपकॉर्न लेते हैं। सर चाय पियेंगे? वाह वाला हौल वाला अच्छा कुव्वत है, आप ऐसे समझते हैं। असल में मैंने आपकी सर चाय अटेंडेंस पियेंगे? लगानी सर थी, चाय पियेंगे? आपकी अटेंडेंस लगानी थी, तो मेरा फोन जो है ना वो मेरी बेटी लेके चली गई थी, तो मैं अभी उससे फोन लेके आया हूँ। अब मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं आप लोगों के कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, कौन कौन नहीं है प्रेजेंट। खैर कोई बात नहीं, ये हल्की फुल्की नोक जोक जो है ना वो अच्छी लगती है, बस ये इसको पर्सनल नहीं लेना किसी ने, नहीं ठीक है। सर नहीं पर्सनल सर तो भी हम नहीं तो लिया ना, ये नोक 3-4 जोक थे, साल अगर सर एजाज को लग रहा है ये नोक जोक है, वो हम तो महसूस कर रहा है तो ठीक है, उसको सर महसूस 3 करने साल दें। नहीं सर ये मैं और ना ये हम 3 साल से ऐसे ही करते हैं हर क्लास में। अच्छा चलो कोई नहीं ना झूठ चलो। बोल रहा है, मैंने इसके साथ करता, ये मेरे साथ, अब मेरे साथ कोई तीसरा या चौथा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लेकिन मैंने तो आज तक इसके ऐसा किया। ये किसका चलो ठीक लॉन्गोटी ठीक है है, यार, या बस मैं बस उसको कर हस्बैंड दो ही बस कहूंगा, कर दो। उसका हस्बैंड इसके साथ होता है, इससे बात करें आप। ये उजैर के साथ ही हमेशा होता है, हमेशा उजैर के साथ ही फंसता है, मुझे नहीं फंसाता ये। चलो रहने इसलिए दो कई बेटा, नहीं केसेस, सही है, चलो देखा। कल इसलिए कई कल केसेस क्लास में मशहूर है मिलते हमारे हैं ना, पास, मेरे पास, ये क्लास में दोस्तों के मिलते हैं, पास। वैस फिर करते हैं डिस्कस, ठीक ठीक है है। सर। ओके यस सर। चले, ख्याल रखिएगा ओके जी, बच्चों अपना सारा। सर अटेंडेंस ले लिए? थैंक यू सो मच। जी अटेंडेंस हो गई बेटा, ठीक है। थैंक यू सर, अल्लाह ओके हाफिज। बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।